Okay, so this is chapter 9th. तो basically we have completed the difficult portion of class 11th. अब जो unit start होगा it's very easy, simple terms हैं, ज़्यादा numericals नहीं है, everything is very easy, ठीक है. So this is chapter 9th जिसमें हम पढ़ेंगे properties of solids, okay. उसके बाद next chapter में properties of fluids and so on, alright. So आज lecture में सिर्फ introduction देंगे थोड़ा सा. So we are going to talk about the properties of solids. क्या क्या properties बात करेंगे? We are basically going to discuss about the mechanical properties. अब ये mechanical properties क्या होती हैं? देखो, mechanical properties of solids describe characteristics such as their strength and resistance to deformation. अब इस पूरे lecture में या पूरे chapter में हमको जो पढ़ना है ये पढ़ना है उसका deformation. मतलब सपोज एक सॉलिड रखा हुआ है उस पर आप एक फोर्स लगा रहे हो तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है, क्या वो अपनी शेप रिटेन कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड सो ऑन. सो दीज आर बेसिकली द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ऑलराइट, सो it describes about the ability of an object to withstand the stress applied to that object. Objects also resist changing their shape. सो हम लोग पूरे इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो जो प्रेशर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली वो रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. ऑलराइट, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड्स की वो डिटरमाइन कौन करता है, किसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज करने के लिए रेजिस्ट करते हैं या फिर शेप चेंज कर लेते हैं. तो उसका जो बेसिक रीज़न है, उनका जो बेसिक बेसिस है बेसिकली इट इज़ इंटर अटोमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, वो डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी सॉलिड की स्ट्रेंथ क्या होगी. समझ आ गई बात. सो वील बी टॉकिंग अबाउट टू फोर्सेस, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. व्हाट आर इंटर एटॉमिक फोर्सेस? दो एटम के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्स. So the forces between the atoms due to electrostatic interaction between the charges of the atoms are called interatomic forces. ठीक है. These forces are electrical in nature and are active if distance between two atoms is of the order of atomic size, that is 10 to the power minus 10 मीटर. अब इनका जो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होती है. देखो इधर लिखा आ गया दैट इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दिया मतलब दे आर वेरी शॉर्ट रेंज बट वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. ऑलराइट, ये लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, उसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. Okay, due to electrostatic interaction between the charges of molecules. These are also known as van der Waals forces and are quite weak as compared to the interatomic forces. दो एटम के बीच में जो लग रही है फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्गर देन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रख रही है. मतलब अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की फोर्स के बीच में फोर्स की बात करें तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन वाटर मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स. ओके, सो दीज वर द टू फोर्सेस, कंसर्न्ड फोर्सेस. अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी. मतलब किस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो इलास्टिक है, किस बॉडी को हम बोलेंगे कि वो प्लास्टिक है. ठीक है, सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर इट इज़ डिफॉर्म्ड. मतलब बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाई तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आएगा. ठीक है, जब आप ये फोर्स हटा दोगे, जब आप ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो क्या ये सॉलिड अपनी शेप रीगेन करेगा कि नहीं. अगर ये रीगेन कर देता है तो हम इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे सॉलिड अपनी शेप रीगेन करता है आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड. समझ आ गई बात, इलास्टिसिटी. तो प्लास्टिसिटी क्या होगा? प्लास्टिसिटी वुड बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी. It is the property by virtue of which the body doesn't regain its original shape or size. ठीक है, और इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी का रीज़न क्या होता है? इट इज़ द इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, अगर सपोज आपके पास फोर्स लगी, किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगी, इसके पास क्या होंगे? एटम्स होंगे. तो जब ये फोर्स लगा रहा है तो इनके बीच में इनका डिस्टेंस और कम होगा, है ना. मतलब क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट होगा. तो जैसे ही फोर्स हटेगी ये अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेंगे. और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तो अब उनका डिस्टेंस बेसिकली आपने बढ़ा दिया. तो वो जो पार्टिकल्स दूर हो चुके हैं वो क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे. तो इस वजह से होती है इलास्टिसिटी. लेकिन
क्या रीज़न होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी शेप रीगेन नहीं कर पा रहे हैं? मतलब आपने बोला फोर्स लगी, ठीक है, तो पार्टिकल्स पास आए तो रिपल्शन होगा, तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस जाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने उसको इलोंगेट किया, किसी को खींचा, तो पार्टिकल्स दूर गए, तो अट्रैक्शन की वजह से पास आने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली हर केस में किसी भी सॉलिड को अपनी शेप रीगेन करनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ज़्यादा फोर्स लगा दो तो वो कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जो रिपल्सिव या जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल है आपका फोर्स और ये डिस्टेंस का। तो बेसिकली अगर आपका डिस्टेंस ये r0 है, ठीक है, इससे कम होता जाता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम होता जाता है, तो जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो पिक्चर में आती हैं, ऊपर की तरफ रिपल्सिव फोर्सेस हैं। और अगर इस डिस्टेंस से बढ़ जाता है, इस डिस्टेंस r0 डिस्टेंस से बढ़ जाता है, तो अब नीचे आने लगती है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट है, दिस इज x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस है जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं, और फिर यहाँ पर आते आते अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होने लगती हैं। समझ आ रही है बात? तो ये फोर्सेस ऐसा नहीं कि हमेशा पिक्चर में है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस के बाहर आप ले जाते हो उस फोर्स की वजह से, इस डिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, तो देयर विल बी नो फोर्स। और अगर फोर्स ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को रीगेन नहीं करेगा। समझ आई बात? अच्छा, नाउ डिफॉर्मिंग फोर्स, इतनी बार मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट बीइंग डिफॉर्म, तो डिफॉर्मिंग फोर्स होती क्या है? A force which produces a change in configuration of the object on applying it. जो भी फोर्स आप लगा रहे हो and it is trying to change the arrangement, the configuration of particles, that force is known as deforming force. For example, ये एक वायर है, ठीक है, इस पे आपने क्या कर दिया, एक मास लटका दिया। तो अब ये मास क्या करेगा, मास के वेट की वजह से ये डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा उस वायर को। तो हम बोल सकते हैं दैट mg, इसका वेट एक्ट कर रहा है ना, दिस mg इज द फोर्स विच इज ट्राइंग टू डिफॉर्म, सो mg एक्ट्स एज डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को पड़े उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहे, ऑलराइट। नाउ बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, सॉलिड बॉडीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज होती हैं। क्या क्या हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की? या तो ऑब्जेक्ट इलास्टिक होगा या प्लास्टिक होगा। तो जो कैटेगरीज है वो है परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक या फिर पार्शियली प्लास्टिक, एंड देन परफेक्टली प्लास्टिक। ये 3 कैटेगरीज होंगी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज कैसी होंगी? इलास्टिसिटी का मतलब क्या कि वो अपनी शेप रीगेन कर ले। तो बेसिकली ये 2 सेंटीमीटर का कुछ था, ठीक है, वायर, इस पर आपने एक फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स जब लगाई तो ये 3 सेंटीमीटर खिंच गया। अब जब आप ये फोर्स हटाओगे तो वापस अगर वो 2 सेंटीमीटर पे आ जाए, मतलब उसने पूरी की पूरी अपनी शेप रीगेन कर ली, ऐसे हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। सो द बॉडीज विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसी टाइम पे और कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। तो क्वार्ट्ज, ब्रॉन्ज, इनको हम मानते हैं परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन असल में आप देखोगे तो परफेक्टली इलास्टिक कुछ नहीं हो सकता। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे, हर ऑब्जेक्ट का एक लिमिट तो आएगा जहाँ पे वो क्या करेगा, अब अपनी शेप रीगेन नहीं करेगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिसिटी, हम एक पर्टिकुलर फोर्स तक की बात कर रहे हैं कि इतनी फोर्स लगाएंगे हम तो वो क्या कर लेगा, शेप रीगेन। इसके लिए हमने इसको बोला है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। देन पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली प्लास्टिक, ठीक है। पार्शियली इलास्टिक अगर हुई वो बॉडी तो पार्शियली प्लास्टिक होगी ना, वन एंड द सेम थिंग। तो हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटीमीटर की वायर थी, व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स ये स्ट्रेच हो गई टू 3 सेंटीमीटर, एंड नाउ व्हेन यू रिमूव द फोर्स तो ये रीगेन तो की बट कंप्लीटली नहीं रीगेन की, तो 2.5 सेंटीमीटर ये वापस चली गई, ठीक है। सो इफ द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स शेप एंड साइज पार्शियली क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फॉर दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, पार्शियली इलास्टिक बॉडीज, ऑलराइट। नाउ द लास्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज, परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। सो द बॉडीज विच डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। एग्जाम्पल प्लास्टिक की बॉल लो, उस पर आपने फोर्स लगाई, ठीक है, वो डिफॉर्म हो गया। जब छोड़ोगे उसको तो क्या वो थोड़ी सी भी शेप रीगेन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, अब वो उसी शेप पे रह जाएगा फॉर एवर, ऑलराइट। सो दोज टाइप ऑफ बॉडीज आर नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर।
लोगों को लगता है कि ऐसे रबड़ है, ये रबर बैंड, नॉट रबर, रबर बैंड, उसको खींचते हो, ठीक है, तो चेंज करता है अपनी शेप, जैसे फोर्स छोड़ोगे अपनी शेप वापस कर लेगा। तो लोगों को लगता है दैट जो रबर बैंड है इट इज़ मोर इलास्टिक। वो इतना इलास्टिक नहीं है जितना स्टील इलास्टिक है। स्टील का ब्लॉक लोगे, उस पर फोर्स लगाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि डिफॉर्मेशन हुआ है। हालांकि होता है डिफॉर्मेशन यहाँ पर, बट वो इतना इमीडिएटली रीगेन करते हैं अपनी शेप की, पता ही नहीं चलता। तो इलास्टिसिटी का ये मतलब नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना खींच पा रहा है, ठीक है, कितना इलास्टिक है, अच्छा बहुत अच्छे से खींच लिया इसको तो इलास्टिक हो गया, नहीं। इलास्टिसिटी का मतलब ही और होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो अपनी शेप कितना जल्दी और कितना ज़्यादा रीगेन करती है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ऑलराइट।